आज इतिहास के पन्ने पलटते हुए अचानक ये जिज्ञासा हुई कि भारत पिछले 2500 वर्ष से आक्रांताओं से हारता कैसे रहा और उनकी गुलामी कैसे मंजूर कर ली। आखिर इस सब का सूत्रधार कौन था? वैदिक काल तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर ईसा के 500 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके 200 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक को हरा के और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारतवर्ष का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था और उत्तर भारत को पूरा कवर किया ही था। यह कंधार तक फैल गया था। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक था, जो बड़ा काबिल शासक था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारत का स्वर्णिम काल चल रहा था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही वर्षों में इतना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर गया और 2 पीढ़ी बीतते बीतते साम्राज्य खत्म हो गया। सारे में छोटे छोटे राजे रजवाड़े बन गए, वो आपस में लड़ने लगे, सब कमजोर हो गए और ये मौका देख के विदेशी आक्रांताओं ने हमले करने शुरू कर दिए। मैं इतिहास की तारीख में तो नहीं जाऊंगा, मुझे तारीखों से वैसे भी डर लगता है, स्कूल की याद आ जाती है। पर सबसे पहले फारसी हमला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उसके बाद शाक आए, हून आए, फिर तुर्क आए, फिर मुगल आए और उसके बाद यूरोप से अंग्रेज भी आए। इस तरह आने वालों का तांता लगा रहा, एक के बाद एक आते रहे और लूटते रहे और राज भी करते रहे। और अफसोस की बात तो ये है कि कुछ अपने ही आज भी लूट रहे हैं। खैर, हम अशोक के समय में चलते हैं। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद वहां का विनाश देख के इतना सदमा लगा कि उसने बुद्ध धर्म अपना लिया, शांति और अहिंसा का अनुयायी हो गया। ना मुझे इस बात पे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अशोक हमेशा से बहुत क्रूर माना जाता था। उसको चंडाल अशोक तक कहा गया था। अब ऐसे में वो सडनली 180 डिग्री पलट के और शांति और अहिंसा के ऊपर चला गया। मुझे लगता है उसको जरूर बाइपोलर की बीमारी रही होगी, जो एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग करते हैं। खैर, अगर वो बुद्ध धर्म अपना लेता तो भी कोई हानि नहीं थी, तो उसने अपने पूरे साम्राज्य को भिक्षु बना दिया, सबको बुद्ध धर्म अपना दिया और यहाँ तक कि सेना भी लड़ना भूल गई। तो इसलिए 2 पीढ़ी के अंदर ही इतने बड़े साम्राज्य का अंत हो गया। और यही नहीं, उसके बाद कोई इतना बड़ा साम्राज्य आ भी नहीं पाया, क्योंकि पहले छोटे रजवाड़े आए और उनके ऊपर ये मध्य एशिया से आए आतंकियों के हमले करके और उन सबकी कमर ही तोड़ दी। उसका मतलब यही निकलता है कि अहिंसा और शांति में कोई बुराई नहीं थी। बुराई थी अशोक के संतुलन में। उसने राजधर्म और अहिंसा का संतुलन नहीं किया। अफसोस ये है कि 2000 साल बाद भी हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बुद्ध का अहिंसा का फॉर्मूला अपनाया। तो मुझे लगता है कि अंग्रेज तो उससे बहुत खुश रहे होंगे, क्योंकि गांधी की आड़ में लेके उन्होंने भारत के जो क्रांतिकारी थे उनका दमन किया। स्वतंत्रता की लड़ाई गांधी वैसे तो नहीं जीत पाते, पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस की जीत हुई, अंग्रेज भी जीत गए। पर इस लड़ाई में यूरोप इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो गया कि इन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गई। युद्ध के बाद अमेरिका ताकतवर देश होकर निकला, तो अमेरिका ने यूरोप को फोर्स किया कि अपने सारे उपनिवेश छोड़ दें ताकि अमेरिका अपना दबदबा बना सके, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद सारे उपनिवेशों को इन लोगों ने छोड़ना शुरू किया और उसी में हमारा नंबर भी आ गया। हाँ, ये जरूर है कि गांधी सही समय पर सही जगह पर थे, तो इस सारा स्वतंत्रता मिलने का श्रेय अहिंसक आंदोलन पर चला गया और गांधी महान हो गए। खैर, वो बात अलग है। अपने इतिहास को पढ़कर यही लगता है कि इतिहास को सही तरह से न पढ़ना या उससे सबक लेना
कितना महंगा पड़ सकता है। शुक्र है कि अहिंसा और राजधर्म का संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है। अशोक के शेर फिर से दहाड़ने की स्थिति में आ रहे हैं और भारत एक स्वर्णिम भविष्य की ओर देख रहा है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।